अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर आफियत होंगे। आज के इस लेक्चर में हम अल्ताफ़ हुसैन हाली की एक मशहूर नज़म बरका रुत का फ़नी जायज़ा आपके सामने पेश करेंगे। इससे पहले मैंने एक लेक्चर इस मौजू पर दिया है, उसमें मैंने इस नज़म का फ़िक्र जायज़ा आपके सामने पेश किया था। आप वो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में या पहले कमेंट में दे दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। आज इसका फ़नी जायज़ा पढ़ते हैं। तो फ़नी जायज़े में पहले नंबर पे तशबीहात व इस्तिआरात का इस्तेमाल इस नज़म के हवाले से हम पढ़ेंगे। तो हाली ने नज़म में तशबीहों और इस्तिआरों का भरपूर इस्तेमाल किया है। मसलन गर्मी की शिद्दत को आग और लू के तीरों से तशबीह देना। अब नीचे मैंने शेरी मिसाल भी लिखी है। तो तशबीहात और इस्तिआरात का इस्तेमाल जब आप ये नज़म पढ़ेंगे तो देखने को मिलेगी ये चीज़ें। मसलन वो कहते हैं, आ रहे थे बदन पे लू के चलते, शोले थे ज़मी से निकलते। तो ये एक तशबीह है, गर्मी की शिद्दत को आग और लू के तीरों से तशबीह देना। एक तशबीह यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसी तरह आप चंद जुमले लिखेंगे और एक शेरी मिसाल देंगे तो इससे आपका लिखा हुआ मुस्तनद बन जाता है। दूसरी खुसूसियत इस नज़म की फ़नी हवाले से वो इमेजरी है, तस्वीरियत। यानी जब आप कोई कहानी सुनते हैं या पढ़ते हैं तो एक तस्वीर आपके जहन में बनती है, उसको कहते हैं इमेजरी। इस नज़म में बेहतरीन तस्वीर कशी की गई है, हर मंज़र कारी की आंखों के सामने मुजस्सम हो जाता है। पढ़ते हुए ये नज़म आपकी जहन में तस्वीरें बनती हैं, जैसे लोमड़ी की ज़ुबान निकाले प्यास से परेशानी की कैफियत इस नज़म में बयान हुई है। यानी गर्मी होती है तो लोमड़ी ज़बान निकालती है प्यास की वजह से, वो मंज़र इन्होंने यहाँ लिखा है। इसी तरह बेंस, सांडे, इन चीज़ों का भी देखे शेर मिसालें देखे। ती लोमड़ियाँ ज़बान निकाले और लू से हैरन हुए थे काले, सांडे ते बिलों में मुँह छुपाए और हाँप रहे थे चार पाए। चार पाए यानी जानवर, चार पायों वाले। तो ये एक मंज़र है। जब आप ये चार मिसल पढ़ेंगे तो आपके जहन में एक तस्वीर बनती है। बयान या उसलूब, यानी रवान की किसी अंदाज में ये नज़म लिखी गई है। उसलूब इसका कुछ ऐसा है, ये नज़म कसीदे की सी शान रखती है जिसमें हालात का तसलसलवार बयान मिलता है। यानी तमाम हालात का वो एक ख़ास तसलसल के साथ, रवानी के साथ वो तमाम हालात का बयान करता है। इब्तिदा में बारिश का तारुफ़, फिर गर्मी की शिद्दत और आखिर में बारिश की नुज़ूल की कैफियत सामने आती है। यानी एक ख़ास तरतीब के साथ वो इन तमाम चीज़ों का ज़िक्र करते हैं। देखिए शेरी मिसालें, आई है बहुत दुआओं के बाद, वो सैकड़ों इल्तिजाओं के बाद, वो आई तो आई जां में जां, सब ते कोई दिन के वरना मेहमान। यानी जब बारिश आई तो सब के जानों में जान आ गई, वरना सब कुछ दिनों के मेहमान बन चुके थे गर्मी की वजह से। आहंग व मौसीकियत, इसका मतलब है कि जब आप नज़म पढ़ते हैं और उस वक्त उसमें आपको मौसीकियत नज़र आती है। एक आहंग अल्फाज के उतार चढ़ाव से एक लो पैदा होती है, एक मौसीकी की सी कैफियत आप पर तारी होती हैं, तो इसको कहते हैं। बहर और काफ़िए का ऐसा इंतखाब इस नज़म में किया गया है जो पढ़ने वाले को रवानी और एक ख़ास मौसीकियत अता करता है। देखिए मैं इन अशार को पढ़ता हूँ, आप सुन लीजिए। गोड़ों का चट्टा तगास दाना, तप्यास का उन पे ताजियाना, भैंसों के लहूत नता बदन में और दूध नता गियों के तन में। देखिए घोड़ों का जो घास दाना था वो भी चटा हुआ था,
پیاس بھی کچھ زیادہ ہو گئی تھی، بھینسوں کے بدن میں بھی کچھ لہو نہ تھا، اور گایوں کے تنوں میں دودھ بھی نہ تھا۔ تن آپ جانتے ہیں، جب گائے کی دودھ جہاں سے آتی ہے اس کو تن کہتے ہیں، گیو یہ ہندی کا لفظ ہے، گائے کو کہتے ہیں۔ تو دیکھیں موسیقیت بھی اس نظم میں موجود ہیں۔ اور آخر میں یہ ایک پوائنٹ مختصر سا اصلاحی و اخلاقی پہلو، خالق کا کلام ہمیشہ مقصدی ہوتا ہے۔ اس نظم میں بھی انہوں نے یہ سبق دیا ہے کہ بارش اللہ کی رحمت ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ قدرت کی ان نشانیوں میں غور کرے اور شکر بجا لائے۔ یہ آخری پوائنٹ تھا۔ آخر میں اس نظم کا نتیجہ محاصل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ نظم حالی کے اس اسلوب کا نمونہ ہے جس میں وہ فطرت کے مظاہر کو صرف قدرتی منظر نگاری تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ اس کے اندر سے عرفان خداوندی، اخلاقی سبق اور انسانی شعور کی بیداری پیدا کرتے ہیں۔ فنی طور پر یہ نظم تشبیہات، استعارات اور تصویری پیکروں کی بہترین مثال ہے، اور فکری طور پر انسان کو خدا کی عظمت اور قدرت کی پہچان کا پیغام دیتی ہے۔ تو یہ لیکچر تھا آج کا۔ امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ کو پسند آ چکا ہوگا۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم دوبارہ ملیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے اب، اللہ حافظ۔